एक खतरनाक आइस एज, एक परमाणु जंग, एआई अटैक या फिर अंतरिक्ष से आ रहा एक बड़ा सा पत्थर। बस एक गलती या बुरी किस्मत और इंसानियत इस ब्रह्मांड से गायब। पर जब इंसानियत के धरती से खत्म होने की इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये हमारे साथ अब तक हुआ क्यों नहीं? क्या कोई है जो हमें बचा रहा है? इसके अलावा हम जो समय समय पर पृथ्वी पर ये अजीब एलियन एक्टिविटीज देखते हैं, अजीब यूएफओ फुटेजेस रिकॉर्ड करते हैं, क्या ये हमारी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का वो रूप है जो भविष्य से समय समय पर हमें बचाने आता है? और क्यों वैज्ञानिकों की साइंटिफिक स्टडीज और मैथमेटिकल मॉडल्स ये सजेस्ट करती है कि हम इंसान इस ब्रह्मांड के अकेले स्मार्टेस्ट जीव हैं और बाहर कोई दूसरी टाइप 2 और अन्य एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद नहीं है? ये है मैट्रियोशका ब्रेन, एक ऐसा कॉस्मिक मेगा स्ट्रक्चर जो अपने अंदर मल्टीवर्स रियलिटी को होल्ड कर सकता है। जिन मल्टीवर्स में रहने वाले जीव भले ही लाइन ऑफ कोडिंग हो, पर उस जीव के लिए वही रियलिटी असली है, वही कोडेड सिम्युलेटेड यूनिवर्स असली है। अब आपको लगेगा कि हम भी मैट्रियोशका ब्रेन की इन मल्टीवर्स रियलिटीज में से किसी एक सिम्युलेशन का हिस्सा होंगे, लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि रिसेंटली हुई कई स्टडीज, मैथमेटिकल मॉडल्स और इवन हमारे इस ब्रह्मांड की रियलिटी एक दूसरी डरावनी और अजीब पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करती है, जिसके मुताबिक हम मैट्रियोशका ब्रेन के अंदर नहीं बल्कि उसके क्रिएटर्स हैं, और हम ही उस गॉड यूनिवर्स की पहली यूनिवर्सल गॉड बीइंग्स है जो इनफाइनाइट मल्टीवर्स सिमुलेशन रियलिटी रन करेंगे। पर सवाल आता है कि आखिर कैसे? सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। अराउंड 30 ट्रिलियन ये नंबर है एक इंसान के अंदर मौजूद सेल्स का। तो अभी मैं हाल ही में निखिल कामत और एलोन मस्क का पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसमें एलोन मस्क बार बार कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे। Bring the world together into a collective consciousness. निखिल ने जब इसके बारे में पूछा कि हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्या जरूरत है, And why is that important, Elon? Collective consciousness, to have one platform. तो एलोन का जवाब था कि इंसानियत एक बिना दिमाग वाले माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट इसीलिए है क्योंकि हम सेल्स के कलेक्टिव ग्रुप से बने हैं, जहां एक सेल स्मार्टनेस के लेवल पर कुछ ना होकर भी जब ये अराउंड 30 ट्रिलियन सेल्स मिलकर हमारा शरीर बनाते हैं तो वो अर्थ का स्मार्टेस्ट बीइंग है। You know, if you consider humans are composed of around 30 to 40 trillion cells, and there's trillions of synapses in your mind. But there's no the why of it. I mean, I guess it's just so we can increase our understanding of the universe. और इसी तरह अगर हमें इस पूरे यूनिवर्स को समझना है तो दुनिया के कुछ इंसान से कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमें एक पूरी इंसानियत की एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की जरूरत पड़ेगी, तभी हम यूनिवर्स को समझ पाएंगे। लेकिन आखिर हमारे लिए इस यूनिवर्स को समझना इतना जरूरी क्यों है? और क्या इंसानियत इस ब्रह्मांड में अकेली है जो इस ब्रह्मांड और इसमें मौजूद ग्रहों, तारों, इवन ब्लैक होल को समझ सकती है? एंड शॉकिंगली रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज इसका जवाब हाँ में देती है। आसमान की तरफ देखते हुए हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा प्लैनेट, एक नॉर्मल सा सूरज और एक एवरेज सी गैलेक्सी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम ही हैं जो इस खालीपन को समझ सके हैं? इसके मायने जानते हैं, क्योंकि हमारे बिना पूरा यूनिवर्स बिल्कुल खाली है। फॉर एग्जाम्पल, वैज्ञानिकों के हिसाब से सिर्फ हमारी ऑब्जर्वेबल स्पेस में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं और हर तारे के चारों ओर कई प्लैनेट्स घूम रहे हैं। इतने ज्यादा प्लैनेट्स कि अगर आप हर सेकेंड एक प्लैनेट गिनना शुरू कर दे तो भी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी आपको काउंटिंग खत्म करने का चांस नहीं मिलेगा। जिस कॉस्मिक पॉपुलेशन में हजारों लाखों नहीं अरबों खरबों से ज्यादा हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं, जहां पानी, टेम्परेचर और लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट्स मौजूद है। सिंपल मैथ कहती है कि इतने बड़े कॉस्मिक नंबर्स के अंदर मल्टीपल एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, पर आज तक हमें आसमान से सिर्फ खामोशी मिलती है। हजारों रेडियो टेलीस्कोप सालों से सुन रहे हैं, लाखों घंटों की लिसनिंग हो चुकी है, करोड़ों डेटा पॉइंट्स चेक किए जा चुके हैं, फिर भी अब तक हमें कोई भी साफ आर्टिफिशियल सिग्नल नहीं मिला है। ना कोई पैटर्न, ना कोई मैसेज, ना कोई सिविलाइजेशन जो कहे कि हम भी यहाँ हैं।
और यही सवाल है फर्मी पैराडॉक्स का। ये पैराडॉक्स सिंपल लैंग्वेज में कहता है कि यूनिवर्स की साइज और इसके एज को देखकर हमें बहुत सारी एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मिलनी चाहिए थी, और सिर्फ मिलनी ही नहीं चाहिए थी बल्कि उन्हें तो हमसे काफी एडवांस्ड भी होना चाहिए था। एटलीस्ट कार्डाशेव स्केल पर टाइप 2 के लेवल तक का तो होना ही चाहिए था, क्योंकि यूनिवर्स लगभग 13 बिलियन ईयर्स पुराना है और पृथ्वी भी करीब 4.5 बिलियन ईयर्स ही पुराना है। इसका मतलब सिंपल लॉजिक ये कहता है कि अगर किसी सिविलाइजेशन ने हमसे कुछ लाख या करोड़ साल पहले स्पेस ट्रैवल शुरू कर दिया होता तो आज वो थियोरेटिकली पूरी गैलेक्सी में फैल सकती थी। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड होती कि वो डायसन स्फीयर जैसी मेगा इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स बना पाते, पर फिर भी यूनिवर्स इतनी शांत, इतना खाली क्यों है? काफी समय से हमारी साइंस इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश कर रही है। पिछले कई दशकों से दुनिया भर के बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स स्काई को स्कैन कर रहे हैं। वैज्ञानिक नैरो बैंड रेडियो फ्रीक्वेंसीज, रिपीटिंग पल्सेस और लेजर फ्लैशेस तक डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन कम्युनिकेशन भेज रही हो तो शायद उसका पैटर्न आर्टिफिशियल और रिपीटेबल होगा। लेकिन अब तक जितने भी स्ट्रॉन्ग और वियर्ड सिग्नल्स हमें मिले हैं, लेटर एनालिसिस ने उन्हें या तो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जैसे पल्सार, क्वेजार्स या फिर रैंडम इंटरफेरेंस बता दिया है, और जो सिग्नल्स अभी तक हमें समझ में नहीं आए हैं वो अनसर्टेन या अनएक्सप्लेन्ड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट्स इन्हें किसी एलियन ओरिजिन से नहीं जोड़ते। पर आखिर क्यों? आखिर वैज्ञानिकों को यूनिवर्स के बारे में ऐसा क्या पता है जिसके कारण एलियंस के होने की पॉसिबिलिटी को बहुत कम या लगभग ना के बराबर मानते हैं? तो पहले तो हमें यह समझना होगा कि यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट्स होने का मतलब ये नहीं है कि बिलियंस सभ्यताएं भी होंगी। ये सिर्फ पोटेंशियल है, गारंटीड नहीं। इंटेलिजेंट लाइफ बनने के लिए सिर्फ एक प्लैनेट और पानी काफी नहीं है, बल्कि एक एक्सट्रीमली रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ टाइमिंग, लक और बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत होती है। इसलिए कुछ मॉडर्न स्टडीज सजेस्ट करती है कि इतने अरबों प्लैनेट्स होने के बावजूद भी एक स्मार्ट लाइफ के डेवलप होने के लिए उन एक्सट्रीमली राइट टाइम, राइट इवेंट्स का होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिनके कारण हम इंसान एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन पाए। इन शॉर्ट कहूं तो ये स्टडीज सजेस्ट करती हैं कि मिल्की वे गैलेक्सी, इवन इस इंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इस समय सिर्फ एक ही फुल्ली डेवलप्ड सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, और वो है हम। पर आखिर इस यूनिवर्स में हमारे जैसे इंटेलिजेंट बीइंग का बनना इतना मुश्किल या कहूं इम्पॉसिबल क्यों है? और वैज्ञानिक हम इंसानों के इंटेलिजेंट बीइंग्स बनने तक के सफर को एक इम्पॉसिबल टास्क क्यों मानते हैं, जो ब्रह्मांड में शायद कहीं और कभी हो ही नहीं पाया? अब ध्यान उस शांत आसमान से हटाकर सीधे पृथ्वी की ऑलमोस्ट 4 अरब साल लंबी टाइमलाइन पर लाते हैं, जिसमें बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, क्योंकि बनने के कुछ 200 मिलियन साल बाद ही पृथ्वी एक ठंडी लावा बॉल से एक समुद्र, जमीन, बादल और बारिश से भरी रंगीन दुनिया बन चुकी थी, जहां देखने पर ऐसा लगता था कि ये ग्रह तो अब जीवन के लिए तैयार है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी थी। अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को एक बहुत लंबी फिल्म मान ले तो शुरुआत में सिर्फ सिंपल लाइफ दिखाई देती, सिंगल सेल जीव, बीच में धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स जीव आते और इंसान इस कहानी में बहुत देर से ऑलमोस्ट आखिरी मोमेंट्स में स्क्रीन पर आते। इसी से पहला सवाल उठता है कि अगर इंटेलिजेंट लाइफ इतनी कॉमन होती तो क्या हमें इस पृथ्वी या ब्रह्मांड में इतनी लेट एंट्री मिलती? अब समझो कि वैज्ञानिक क्यों इसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मानते हुए पृथ्वी को ब्रह्मांड का अकेला चमत्कार मानते हैं, जहां पूरे ब्रह्मांड की अकेली इंटेलिजेंट बीइंग बन पाई है। देखो, इसे हमारे एग्जाम्पल से ही समझते हैं, जिसके लिए हमें दोबारा अर्थ पर जीवन की शुरुआत में जाना होगा, जहां यंग ओशंस और केमिकल्स के बीच कुछ मॉलिक्यूल्स सेल्फ रेप्लिकेट करना सीखते हैं। इसे एबायोजेनेसिस कहा जाता है और ये एवोल्यूशन का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते कि यह स्टेप आसान था या बहुत रेयर, लेकिन इतना साफ है कि इसके बाद बहुत लंबे समय तक लाइफ सिर्फ छोटी सेल्स के रूप में ओशियंस और रॉक्स में फंसी रहती है। इस समय कहीं भी ऐसा साइन नहीं दिखता जो फ्यूचर सिविलाइजेशन की झलक दे सके। फिर एक बेहद स्लो लेकिन पावरफुल बदलाव शुरू होता है। कुछ छोटे छोटे जीव सनलाइट से एनर्जी बनाना सीखते हैं और साइड इफेक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं।
शुरुआत में ऑक्सीजन ओशियंस और रॉक्स में एब्जॉर्ब हो जाती है, पर करोड़ों साल बाद एटमॉस्फेयर बदलने लगता है। हवा में ऑक्सीजन बढ़ने से पावरफुल मेटाबॉलिज्म पॉसिबल होता है, जो बड़े बॉडीज, स्ट्रॉन्ग मसल्स और फास्ट ब्रेन के लिए जरूरी था। अगर ऑक्सीजन स्लोली बड़ी नहीं होती तो जटिल एनिमल्स और हम जैसे इंसान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब कहानी सेल के अंदर जाती है। एक सेल दूसरी सेल को निगलती है, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय करने के बजाय अपने अंदर रहने देती है। धीरे धीरे वो अंदर वाली सेल होस्ट के लिए ज्यादा एनर्जी बनाने लगती है। इन्हीं मर्जर से यूकारियोटिक सेल्स बनती है, जिनसे पौधे, जानवर और फंगाई बने। कई रिसर्चर्स इसे एवोल्यूशन की सबसे रेयर जंप मानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ छोटा चेंज नहीं था, बल्कि दो लिविंग सिस्टम्स का परमानेंट पार्टनरशिप है, जो होना खुद में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फिर अगला स्टेप आता है, कई सेल्स परमानेंट टीम वर्क में जुड़ती है। कुछ ब्रेन, आई, हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बनते हैं, कुछ मसल्स, कुछ नर्व्स, इसी तरह मल्टी सेल्यूलर लाइफ बनती है। और जब ये अर्थ पर हुआ ना, उसके बाद ही ओशंस में पहली बार ऐसे एनिमल्स दिखे जिनके पास आंखों जैसे स्ट्रक्चर्स, फास्ट नर्वस सिस्टम और मजबूत शरीर होता है। अब सर्वाइवल सिर्फ साइज पर नहीं, बल्कि स्पीड, इंटेलिजेंस और बिहेवियर पर डिपेंड होने लगता है। लेकिन इस सब के बाद भी इंटेलिजेंट लाइफ अभी भी बहुत दूर थी। इस दौरान बहुत लंबे समय तक पृथ्वी डायनासोर्स, इंसेक्ट्स और मरीन क्रिएचर्स से भरी रहती है, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो यूनिवर्स के बारे में सोचे या लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी बना सके। फिर मास एक्सटिंक्शंस और एनवायरमेंटल बदलाव के बाद स्मॉल मैमल्स सर्वाइव करते हैं और उनमें ब्रेन, मेमोरी और सोशल बिहेवियर एक एडवांटेज बन जाता है। धीरे धीरे उसी ब्रांच में लैंग्वेज, टूल्स और नॉलेज डेवलप होता है, और इसी थिन ब्रांच के आखिरी एज पर हम इंसान बैठे हैं। और हाँ, इस दौरान भी हमने कई इम्पॉसिबल टास्क को मैजिकली या कहो लकीली सरवाइव किया है। अब वैज्ञानिक इस पूरी कहानी को सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि मैथ की तरह एनालाइज करते हैं। वो मानते हैं कि एवोल्यूशन के हर बड़े स्टेप, एबायोजेनेसिस, ऑक्सीजन बूस्ट, यूकारियोटिक मर्जर, मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी और ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस की प्रोबेबिलिटी बहुत लो या जैसे मैंने कहा लगभग नामुमकिन थी। और जब बहुत लो प्रोबेबिलिटी वाले नामुमकिन कई स्टेप्स एक ऑर्डर में होते हैं तो टोटल चांस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। इसलिए साइंटिफिक मॉडल सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादातर ब्रह्मांड के हैबिटेबल प्लैनेट्स पर लाइफ का एवोल्यूशन किसी बीच के चरण में रुक जाती है और वहाँ कभी अर्थ के इंसानों जैसे स्पीसीज नहीं बनती जो यूनिवर्स को समझ सके। मतलब विज्ञान और मैथमेटिक्स के नजरिए से शायद अर्थ ब्रह्मांड के उन अनगिनत नंबर ऑफ प्लैनेट्स में से कोई एक है जिसने सारे चेक पॉइंट्स समय रहते पार कर लिए और इंसानों जैसे इंटेलिजेंट बीइंग को फॉर्म किया। अब अगर इस कहानी को ह्यूमन लेवल पर समझे तो इसका मतलब यह है कि हमारे शहर, हमारी लैंग्वेज, हमारा इंटरनेट और हमारी साइंस सिर्फ लोकल चीजें नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स की नजर से एक रेयर मिरेकल जैसी है। पर हम एवोल्यूशन के इस प्रोसेस में इतने लकी रहे हैं और हमारी एग्जिस्टेंस एक रेयर मिरेकल है, तो वैज्ञानिक इतने डरे हुए क्यों हैं और क्यों उन्हें लगता है कि भविष्य में इंसानियत पर एक बड़ा एक्सटिंक्शन लेवल खतरा आने वाला है। अब जरा सोचो कि अगर हम इसी तरह यूनिवर्स के सबसे स्मार्टेस्ट बीइंग हैं और हमारे जितना एडवांस इस ब्रह्मांड में कोई और नहीं है, तो क्या ये अच्छा है? वेल, सच कहूं तो नहीं, क्योंकि वैज्ञानिक यहाँ एक और डरावनी पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करते हैं, जिसके मुताबिक हम सिर्फ दो वजहों से इस समय ब्रह्मांड के स्मार्टेस्ट बीइंग हो सके हैं, जिनमें से पहला है कि लाइफ के एवोल्यूशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके उस इंटेलिजेंट लेवल तक पहुंचना काफी मुश्किल या कहो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जिसे ज्यादातर मैथमेटिकल मॉडल्स अर्थ के एग्जांपल से सपोर्ट भी करते हैं। या फिर एक डरावनी सेकंड पॉसिबिलिटी जो कहती है कि यूनिवर्स में कुछ सिविलाइजेशंस इंटेलिजेंस के इसी लेवल तक पहुंचती तो है जहां हम मौजूद हैं, लेकिन इसी मोमेंट पर ही उनका खात्मा भी होता है। यानी यही वो मोमेंट है जहां तक कोई भी इंटेलिजेंट बीइंग पहुंचकर वापस मिट जाती है और यूनिवर्स वापस खाली और अकेला हो जाता है, जिस यूनिवर्सल लिमिट को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है,
द ग्रेट फिल्टर का। अब यहाँ भी एक कैच है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने ग्रेट फिल्टर को पार कर लिया है और हम उसे पार करने वाले एलीट हैं और अब हम यूनिवर्स में और एडवांसमेंट के लेवल तक पहुंचते जाएंगे। वही सब चीजें जो मैंने आपको इंट्रो में बताया, मतलब कार्डासेव स्केल का वो लेवल जहां हम मैट्रियोस का ब्रेन और मल्टीपल यूनिवर्सेस की रियलिटी बना सकेंगे। लेकिन जो चीज वैज्ञानिकों को डराती है वो है कि शायद ये ग्रेट फिल्टर अभी हमसे आगे है, यानी ये भविष्य में आने वाला है जो इंसानियत को मिटा देगा या मिटाने की ताकत रखता है, जो हो सकता है एक न्यूक्लियर वॉर, एआई अटैक, एक एस्ट्रॉइड का हिट या फिर ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो अर्थ को इंसानियत के लायक छोड़े ही ना। और अगर सच में पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में इस समय सिर्फ एक स्पीसीज एग्जिस्ट करती है जो गैलेक्सीज को मेजर करती है, ब्लैक होल्स को समझती है और खुद यूनिवर्स के मीनिंग पर सोच सकती है, तो वो दिमाग तुम्हारे और मेरे अंदर है। और अब डर ये है कि अगर हम ही यूनिवर्स की एकमात्र इंटेलिजेंट आवाज है तो ग्रेट फिल्टर के कारण हमारा हर बार, हर मिस्टेक, हर एक्सटिंक्शन लेवल रिस्क सिर्फ अर्थ की स्टोरी नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में इंटेलिजेंस की एग्जिस्टेंस पर खतरा बन सकती है। और यहीं पर एक काफी अजीब थियोरी सामने आती है जिसके मुताबिक इंसानियत के इस इंटेलिजेंस लेवल तक पहुंचने में एक और एडवांस सिविलाइजेशन का हाथ है जिसने आज तक इंसानों को बड़े खतरे या डेंजर से बचाकर उनकी एवोल्यूशन की साइकिल में मदद की है। अच्छा, एक पल के लिए सोचो, आपके मन में ये ख्याल आया है कि यार अगर टाइम मशीन होती तो अभी टाइम में पीछे जाते और जाकर बहुत सारे बिटकॉइन खरीद लेते या जमीन का या किसी कंपनी के स्टॉक्स, ताकि आज के भविष्य में हम अमीर बन सके। अब अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले नहीं हो। अब सोचो, जब हमारे पास टाइम को कंट्रोल करने का कोई टूल भी नहीं है तब भी इतना कुछ समय को बदलने के बारे में सोचते हैं, तो सिविलाइजेशन का वो समय कैसा होगा जब हम समय को आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। क्या हम नहीं चाहेंगे कि पास्ट में जाए और जाकर आइंस्टाइन को ब्रह्मांड के सीक्रेट्स बताए, या एडिसन को बल्ब की सोच दे दे, या फिर ओपेनहाइमर को न्यूक्लियर फिजन का आइडिया दे दे? ऑफ कोर्स ऐसा किया जाएगा और शायद ऐसा किया भी गया हो और आगे भी किया जाए, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि जब हम अभी कह रहे हैं कि यूनिवर्स में अकेली स्मार्टेस्ट बीइंग हम इंसान हैं, तो आखिर वो कौन है जिसने हमें सीक्रेटली आज तक खतरों से बचाया है? यही इस थियरी का कहना है कि जो एडवांस सिविलाइजेशन समय समय पर हमारी मदद करती है, या जिनके यूएफओ और फिजिक्स को ब्रेक कर देने वाली वियर्ड टेक्नोलॉजी हम समय समय पर अर्थ पर देखते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि इंसानियत का ही एडवांस्ड रूप है। हम इंसानों का फ्यूचर जो अपने पास्ट को बचाने के लिए या कहो उसे इम्प्रूव करने के लिए समय समय पर टाइम ट्रैवल करके यहाँ आते रहते हैं। और ये थियरी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों हम इंसान ही कई सबसे डिस्ट्रक्टिव एक्सटिंक्शंस में सरवाइव कर पाए हैं, चाहे वो डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो, कोई आइस एज हो या कुछ और। मानो हर समय हमारे पास कोई ना कोई हमारी मदद करने वाला, हमें बचाने वाला था। आपको इसके बारे में क्या लगता है, और क्या सच में हम इंसान इस ब्रह्मांड की अकेली इंटेलिजेंट बीइंग है? आप अपना जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है 3i एटलास के रिसेंट के अपडेट के बारे में, जो कि काफी शॉकिंग है। जाकर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।